अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर लिवर के ऊपर है। अच्छा, मैंने एक चीज़ मैं शुरू में बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये क्वेश्चन बेस्ड होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, उनके आंसर्स बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस आते हैं, फिर आप उसके लिहाज से आंसर करते हो। अगर मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड ना पढ़ाऊँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं आनी, अगर आ भी गई तो याद नहीं होंगी। तो देखिए, आपके जो जो एंड मोटिव है वो तो यही है ना कि आपने पेपर क्वालिफाई करना है और आपने आगे जॉब हासिल करनी है। और अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो फिर लिवर के ऊपर तो पूरी पूरी बुक लिखी जा सकती है, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। मसलन मैं थोड़ा बहुत यहाँ बताता हूँ क्योंकि मैंने एग्जैक्ट लेक्चर के ऊपर आना है। फिर वेट ऑफ लिवर क्या है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लिवर के ऊपर हम बात करेंगे। फिर ब्लड सप्लाई के ऊपर बात करेंगे, लिवर का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, सिक्रीटरी सिस्टम क्या है, हेपेटोसाइट्स क्या होते हैं, कफर सेल्स क्या होते हैं, बायोकेमिकल फंक्शंस लिवर के क्या होते हैं, अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो डेथ कैसे हो सकती है, उसका क्या कॉज हो सकता है। उसके बाद जी बाइल क्या है, कंपोजिशन, बिलोरुबिन क्या होती है, आपकी आरबीसी जो है उनकी जो फैगोसाइटोसिस है कितने दिनों के बाद होती है। मैं ये सारा कुछ पढ़ाऊंगा अभी, मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन पे बात करेंगे, आयरन किस तरह यूज़ होती है, ग्लोबिन किस तरह यूज़ होती है, हीमोग्लोबिन से बिलोरुबिन बनने में कितना टाइम लगता है। फिर अनीमिया, क्या सॉरी अनीमिया कह रहा हूँ, एल्ब्यूमिन और बिलोरुबिन का क्या लिंक है, बिलोरुबिन और लाइगेंडिन का क्या ताल्लुक है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आपने फर्स्ट टाइम अभी सुनेंगे। ठीक है, फिर कौन सा एंजाइम है जो बिलोरुबिन की कॉन्जुगेशन करता है, कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन का दूसरा नाम क्या है, किसी को पता है कॉन्जुगेटेड का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, डायरेक्ट बिलोरुबिन नहीं, वो नहीं है, वो बहुत पुरानी बात है, कुछ नया है। फिर मीज़ो बिलोरुबिन क्या होती है। ये फिर क्वेश्चन पीपीएससी में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है या बाकी एग्जाम में कि कौन सी बिलोरुबिन की कौन सी फॉर्म फीसेस में एक्सक्रीट होती है और कौन सी जो है वो यूरिन में होती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर जो स्टूल का ब्राउन कलर है वो किस वजह से आता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे हैं जो मैंने आपको इस लेक्चर में करवाने हैं। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मुझे जस्ट आप 10 सेकंड दे दें, 10 सेकंड। जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लिवर में आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिवर में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दिस इज़ लार्जेस्ट, एक मिनट मैं इसका साइज़ बड़ा कर लूँ, दिस इज़ लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा जो ऑर्गन है इंटरनली, एक्सटर्नली तो स्किन है ना, इंटरनली जो है वो लिवर है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। फिर बहुत सारे जो आपके जो बायोकेमिकल रोल, जब बहुत सारे जो फंक्शंस हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, उसके बाद डाइजेशन है, उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन है। ठीक है, उसके अलावा जो है एलिमिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस है जो आपकी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी काम है वो लिवर परफॉर्म करता है। फिर लिवर में एक एबिलिटी ये होती है कि ये इट कैन रीजनरेट, जस्ट मिनट, इट कैन रीजनरेट सेल्स। ठीक है, जो भी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उनको ये रीजनरेट कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि इंजरी रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल है तो वो रीजनरेट हो जाएंगे, और अगर वो इरिवर्सिबल है तो फिर डेथ हो जाएगी। ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं। एनाटॉमी में हम अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसका जो लिवर का वेट है वो क्या होता है। तो लिवर का वेट होता है जी 1.2 से लेके 1.5 kg। ठीक है, एक हेल्दी एडल्ट में जो लिवर का साइज़ है वो 1.2 से लेके 1.5 kg तक होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट कि जो लिवर है उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है। तो इसकी प्रोटेक्शन होती है लोअर रिब केज। इस पिक्चर में आप देखो ना, तो ये लिवर है और ये जो है ये रिब्स हैं जिनको आप पसलियाँ बोलते हो, ये रिब्स हैं, लोअर रिब्स जिन्हें आप बोलते हो। तो लोअर रिब्स क्या करती हैं कि लिवर को प्रोटेक्ट करती हैं। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, आपके दो क्वेश्चन हो गए। तीसरे पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि लिवर की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होती है। ठीक है, तो जो लिवर है ये याद रखिएगा, ये ब्लड सप्लाई दो सोर्सेस से लेता है, टू सोर्सेस। ठीक है जी, इसमें एक जो है हमारे पास वो है हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, और दूसरे नंबर पे आ जाती है आर्टरी, दूसरे नंबर पे आ जाता है पोर्टल वेन, पोर्टल वेन। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे आप देखो
दिस इज़ हेपेटिक आर्टरी, ये जो रेड कलर में है दिस इज़ हेपेटिक आर्टरी, और ये जो ब्लू में है ये पोर्टल वेन है। अब हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी में पहली बात तो ये है कि ये कौन सा ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, ये जो एक दिस इज़ हाँ एक चीज़ और यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ कि हेपेटिक आर्टरी जनरेट कहाँ से होती है, तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि अ ब्रांच ऑफ एओर्टा। ठीक है, एओर्टा की एक ब्रांच होती है जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से ले जो है ब्लड आता है और वो लिवर को सप्लाई किया जाता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये 25% 25% जो है टोटल ब्लड का वो सप्लाई होता है लिवर को। ऑफ इधर मैं लिख लेता हूँ टोटल ब्लड, टोटल ब्लड का 25% कहाँ सप्लाई होता है, लिवर को होता है। दूसरा हमारे पास क्या टॉपिक है, पोर्टल वेन, ये देख लेते हैं आप। ठीक है जी। अच्छा, पोर्टल वेन में आपको क्या पता होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये इसमें कौन सा ब्लड होता है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है। ये जो आप फूड लेते हो ना, जो डाइजेस्ट होता है वहाँ से जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो इस ब्लड में शामिल होते हैं और वो फिर सप्लाई होता है लिवर को। ठीक है, फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दूसरा ये है कि टोटल ब्लड का कितना जो पार्ट है वो इसको सप्लाई होता है यहाँ से पोर्टल वेन से, तो दिस इज 75% ऑफ टोटल ब्लड। ठीक है, 75% ऑफ टोटल ब्लड जो है वो पोर्टल वेन से सप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ब्लड सप्लाई क्या है। पहली बात आपसे क्या पूछी जा सकती है कि कौन से कितने सोर्सेज से सप्लाई मिलती है लिवर को ब्लड सप्लाई, तो आपको कहोगे दो सोर्सेज से। कौन कौन से, एक आपके पास हेपेटिक आर्टरी है, दूसरी आपके पास पोर्टल वेन है। हेपेटिक आर्टरी कहाँ से, कौन सी मेन उससे जो आपकी है उससे जनरेट होती है आर्टरी से, तो आपको बोलोगे एओर्टा से, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ एओर्टा। और दिस इज़ एओर्टा जो कि सबसे बड़ी आपकी आर्टरी में आ जाता है। उसके बाद दिस इज़ ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि ये सप्लाई करती है, 25% ऑफ टोटल ब्लड होता है। और जो पोर्टल वेन है ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड इसमें होता है, और ये 75% जो है वो टोटल ब्लड इसमें से लिवर को जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो ब्लड है 1 मिनट में लिवर से कितने ml पास होता है, कितने ml, तो ये आपने याद रखना है। ये वो चीज़ें हैं जो एग्जैक्ट आपके पेपर में आती हैं। ठीक है, तो ये है 1500 ml, 1500 ml और ब्लड जो है पासेस थ्रू द लिवर पर मिनट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जो लिवर का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो क्या होता है और वो उसमें क्या आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि जो लिवर का एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, उसकी बेस क्या है, तो उसकी बेस है बाइल कैनेलिकुलाई, बाइल कैनेलिकुलाई। ठीक है, दीज आर स्मॉल स्पेसेस बिटवीन द हेपेटोसाइट्स, और ये बाइल कैनेलिकुलाई क्या बनाती हैं, इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स। क्या बनाती हैं, इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स। ये पिक्चर में आप देखें, दिस इज ये जो लिखा हुआ है इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट्स। ठीक है, अब इंट्रा हेपेटिक जो डक्ट्स हैं ये आगे चल के क्या बना रही हैं, ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। ठीक है, ये आपकी ये इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स है ना, और ये क्या बना रही है, राइट हेपेटिक डक्ट, और इस साइड पे देखें तो लिखा हुआ है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। क्लियर हो गया ये पॉइंट। बाइल कैनेलिकुलाई से सिस्टम स्टार्ट हुआ और वो क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल स्पेसेस बिटवीन द हेपेटोसाइट्स जो क्या बनाते हैं, इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स। इंट्रा हेपेटिक डक्ट्स आगे चल के क्या बना रही हैं, राइट हेपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। मैं यहाँ पे एनाटॉमी नहीं पढ़ा रहा, मैं यहाँ पे इसलिए ये चीज़ें करा रहा हूँ एक्स्ट्रा से, ताकि जब मैं आगे कुछ चीज़ें बताना शुरू करूँगा, जॉन्डिस के ऊपर बात करूँगा, सिरोसिस पे करूँगा, हेपेटाइटिस पे करूँगा, तो आपको ये बेसिक पता होनी चाहिए ताकि आपको समझने में वहाँ पे आसानी हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है ये मर्ज होती हैं, मर्ज, और मर्ज होके क्या बनाती हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट ये इस पिक्चर में देखते हैं, दिस इज राइट दिस इज लेफ्ट, और ये क्या बना रही हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मिलेगी, सिस्टिक डक्ट। एक नाम ये भी आ जाता है कि सिस्टिक डक्ट जो है वो किसकी जो है सप्लाई से आता है, तो दिस गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से जो आपको यहाँ पे डक्ट मिलेगी उसको आप सिस्टिक डक्ट बोलते हो। दिस इज कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ये जो गॉल ब्लैडर से आ रही है सिस्टिक डक्ट है। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मर्ज होकर क्या बना रही हैं, सिस्टिक डक्ट मैं इधर लिख लेता हूँ एंड ठहरे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉमन
हिपैटिक डक्ट। तो ये क्या बन रहा है जी, आपस में आगे जाके कंबाइन होकर क्या बनता है, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट है। और ये कॉमन बाइल डक्ट कहाँ जाके अपने सिक्रीशंस को एक्सपेल करेगा, तो ये ड्यूडिनम है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। तो इनकी सिक्रीशंस कहाँ जाती हैं, ड्यूडिनम में। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे हमने क्या पढ़ा, कि हमने कहा कि जी बाइल कैनालिकुलाई है जो कि स्मॉल स्पेसेस हैं बिटवीन हिपैटोसाइट्स, और ये क्या बनाते हैं, इंट्रा हिपैटिक डक्ट्स बनाते हैं, जो कि राइट हिपैटिक डक्ट बनती है और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बनती है। राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मर्ज होकर क्या बनाते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट ये वाली है, और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है उसे क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। ये लिखा हुआ है, पिक्चर में नजर भी आ रहा है। अब कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मर्ज होकर क्या बना रही हैं, कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट की सिक्रीशंस कहाँ एक्सपेल होती है, ड्यूडिनम में। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटमी ऑफ लिवर। ये तो हमने मैक्रो देखा, माइक्रो की ऊपर बात करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटमी में आपने ये याद रखना है कि लिवर में माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं, इसको मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ, जिनको आप क्या बोलते हो, लोब्यूल्स बोलते हो। क्या बोलते हो, लोब्यूल्स, ठीक है। और ये जो है ये फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लिवर होते हैं। ये लिख लेते हैं, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर। जैसे आपके जो किडनी है उसका फंक्शनल यूनिट क्या है, किसी को पता है, नेफ्रॉन, ठीक है। उसका क्या होता है, नेफ्रॉन। ब्रेन का क्या होता है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। और अगर हम लिवर की बात करें तो क्या है, लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो लोब्यूल्स हैं, ये जितने भी लिवर के अंदर मेटाबॉलिक और एक्सक्रीटरी फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, ठीक है, मेटाबॉलिक एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, वो ये लोब्यूल्स परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे लिवर में दो मेजर सेल टाइप्स होते हैं, यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। एक को हम कहते हैं हिपैटोसाइट्स और एक को हम कहते हैं कफर सेल्स। हिपैटोसाइट्स एंड कफर सेल। इसमें से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये जो हिपैटोसाइट्स हैं ये लिवर का कितना वॉल्यूम बनाते हैं। अगर 100% है लिवर का वॉल्यूम तो उसमें से हिपैटोसाइट कितने परसेंट हैं, तो 80% जो है वो हिपैटोसाइट्स होते हैं। दूसरी बात ये पूछी जाती है कि हिपैटोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है, तो ये जो रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ जो मैंने अभी बताया था कि लिवर कैन रीजनरेट आफ्टर इंजरी बट इट मस्ट बी रिवर्सिबल इंजरी। अगर इरिवर्सिबल है तो फिर तो डेथ हो जाती है। तो रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन से सेल्स में मौजूद हैं, हिपैटोसाइट्स में। दूसरे नाम पे आते हैं कफर सेल्स। कफर सेल्स को आप दूसरा नाम क्या देते हो, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जी जो आपके मैक्रोफेजेस हैं, दीज आर इम्यून सेल्स। मोनोसाइट्स को ही मैक्रोफेजेस कहा जाता है। जब वो ब्लड में है तो मोनोसाइट्स कहेंगे, जब वो आपके ऑर्गन में चले जाएंगे कहीं तो वहाँ पे आप इनको मैक्रोफेजेस कहोगे। लेकिन जो लिवर के अंदर मैक्रोफेजेस हैं उनका क्या नाम होता है, तो आपने क्या बताना है, दीज आर कफर सेल्स। और ये क्या करते हैं, ये जितने भी आपके बैक्टीरिया है, इधर लिख लेते हैं, बैक्टीरिया, उसके अलावा डेब्रीज या फिर जो टॉक्सिन्स हैं और बाकी जो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस, उनकी क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। मेनोलॉजी मैंने पढ़ानी है, बहुत मजा आएगा, बहुत डिटेल में जाएंगे। उनकी क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे क्या पढ़ा, माइक्रोस्कोपिक एनाटमी, क्या वर्ड याद रखना है, लोब्यूल्स। क्या करते हैं, दीज आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर, मेटाबॉलिक और एक्सक्रीटरी फंक्शन करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि लिवर में मेन इंपॉर्टेंट जो आपकी दो सेल टाइप्स हैं कौन से, एक हिपैटोसाइट्स, दीज आर 80% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ लिवर, और ये क्या करते हैं, रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज हैं इनकी। दूसरे नंबर पे हमारे पास कफर सेल्स आ जाते हैं। कफर सेल्स को आप क्या नाम देते हो, मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस वो वाले हैं जो कि इम्यून सेल्स हैं, लेकिन जब लिवर में इम्यून सेल्स मौजूद हैं तो इनको आप क्या बोलते हो, कफर सेल। और क्या करते हैं, बैक्टीरिया, डेब्रिज, टॉक्सिन वगैरह को एलिमिनेट करते हैं या उसको जो है वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बायोकेमिकल फंक्शन क्या होता है लिवर का। तो बायोकेमिकल फंक्शन में आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक जो काम है लिवर का वो है एक्सक्रीटरी, ठीक है, एक्सक्रीटरी जो है, या इसको आप बोलोगे सिक्रीटरी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है सिंथेसिस। तीसरे नंबर पे आता है डिटॉक्सिफिकेशन। और उसके बाद आता है स्टोरेज।
ठीक है। तो लिवर क्या क्या काम करता है? एक्सक्रीटरी काम करता है, सिक्रीटरी करता है, सिंथेसिस। हम एक एक को देखेंगे, उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हम निकालेंगे अभी आगे चल के। डिटॉक्सिफिकेशन करता है और स्टोरेज करता है। अभी जब मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था कि लिवर में से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वाइवा में, या आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए भी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। मसलन अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से डेथ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है? तो इसमें यह होता है कि व्हेन लिवर बिकम नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, ठीक है। जब जो लिवर है वो मुकम्मल तौर पे नॉन फंक्शनल हो जाएगा, तो 24 आवर्स के अंदर, 24 आवर्स के अंदर जो है वो डेथ हो जाती है उस पेशेंट की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बहुत से लोगों ने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा होगा कि जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो कहते हैं शुगर लेवल लो हो जाना। क्लियर है, ये पॉइंट तो ठीक है। लेकिन आप लोग, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि जो शुगर या ग्लूकोज का ताल्लुक तो पेंक्रियाज और इंसुलिन के साथ है, तो लिवर का यहाँ पे क्या लिंक है? तो हम आगे जाके देखने वाले हैं कि लिवर यहाँ पे कैसे, हम कह रहे हैं कि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट इंसुलिन नहीं होता, लिवर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये मैंने बताना है आगे जाके, ये नहीं है कि मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ इसको। एक्सक्रीटरी एंड सिक्रीटरी फंक्शंस ऑफ लिवर को देखें तो यहाँ पे आपसे कंपोजिशन ऑफ बाइल का पूछा जा सकता है। तो बाइल इज मेड अप ऑफ बाइल एसिड्स, ठीक है। उसके बाद, या फिर आप इनको साल्ट्स बोलते हो। उसके बाद हमारे पास बाइल पिगमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ बाइल में क्या क्या आता है? बाइल एसिड, साल्ट्स, पिगमेंट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि जो डेली प्रोडक्शन है बाइल की वो कितनी होती है? तो पर डे बनता कितना और एक्सक्रीट कितना होता है? तो जो इसकी प्रोडक्शन है पहले वो लिख लेते हैं। प्रोडक्शन है जी 3 लीटर, और जो इसकी एक्सक्रीशन है वो है 1 लीटर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फिगर्स हैं ये पूछे जाते हैं। आगे चलें, बिलोरुबिन के ऊपर बात करते हैं। इसमें से ये पूछा जाता है जी कि जो प्रिंसिपल पिगमेंट इन बाइल, ये क्वेश्चन आता है, प्रिंसिपल पिगमेंट इन बाइल, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो मेन पिगमेंट है बाइल को, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बिलोरुबिन। क्या बोलते हैं? बिलोरुबिन। दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि जो बिलोरुबिन है ये डिराइव कहाँ से होता है? डिराइव मतलब ये बनता कहाँ से है? तो कहाँ से बनता है? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल की ब्रेक डाउन है वहाँ से ये जो है ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मैनी डेज रेड सेल्स आर फैगोसाइटाइज्ड, कितने दिनों के बाद, एक लाइफ स्पैन होता है ना आरबीसीज को, उसके बाद वो फैगोसाइटोसिस हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि देखिए मैं आपको ना फॉरेन ऑथर्स की बुक्स वगैरह से चीज़ें करवाता हूँ। ये जो लोकल बुक्स हैं ये वो किसी काम की नहीं है, या आप नेट से चीज़ें उठा उठा के करो। वेबसाइट तो कोई भी जनरेट कर सकता है ना, बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपको सारा कुछ 4 5 6 जगह से आपको एक ही नॉलेज एक वीडियो में मिल जाता है। अब ये जो बिशप की बुक है ना, बिशप की बुक में लिखा है 126 डेज, ठीक है। बाकी जो डी ग्रूशी या जो हाफ ब्रांड है वहाँ 120 डेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब लेकिन जो है ज़्यादा फोकस यही किया जाता है कि 120 डेज़, क्योंकि ऑप्शन में 120 डेज़ बहुत ज़्यादा आता है। और ये तो कम लोगों को ही पता होता है ना कि जी फ़लानी किताब में ये लिखा हुआ है और फ़लानी में ये लिखा हुआ है, क्योंकि मैं टीचर हूँ मुझे पता है। अब जो लोग पेपर चेक कर रहे होते हैं उन्होंने तो, क्योंकि हॉफ ब्रांड में, डी ग्रूशी में, या और मोनिका वगैरह की जो बुक्स हैं वहाँ तो 120 डेज़ लिखा हुआ है आरबीसीज की फैगोसाइटोसिस, उसकी जो उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो बिशप है वहाँ पे जो क्लिनिकल केमिस्ट्री की बुक है वहाँ 126 डेज़ है। लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो आपने 120 पे ही जाना है। मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है जी ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन में ये कितने पार्ट्स बनते हैं? तो एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन, तो और थर्ड वन इज आयरन, ठीक है। अदरवाइज अब ये भी यहाँ पे भी है कि जी कुछ लोग कहते हैं कि बस दो ही चीज़ें बनती हैं, एक हीम होता है और एक ग्लोबिन होता है, सो हीम प्लस ग्लोबिन इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन। लेकिन आपने यहाँ पे आयरन भी ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, ब्रेक डाउन तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि जी सब कुछ ही टूट फूट का शिकार और सब खत्म हो गया, कुछ ना कुछ रीयूटिलाइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आयरन के साथ क्या होगा? आयरन जो है वो बाउंड करेगा किसके साथ भला? ट्रांसफेरिन के साथ। ट्रांसफेरिन को ट्रांसफ़र से याद रखो, ट्रांसफ़र मीन कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या हो रहा है
ये जो आपका आयरन है ये वापस चला जाएगा कहाँ पे, जो आयरन स्टोर्स हैं लिवर में। ठहरे मैं इसको लिख लेता हूँ, आयरन स्टोर्स इन लिवर एंड बोन मैरो। ठीक है जी। आपका जो आयरन है, जब देखें ना ये जब ब्रेक डाउन हुई, तो ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स आई, एक हीम है, एक ग्लोबिन और एक आयरन है। आयरन की अगर हम बात करें तो ये एक प्रोटीन है जिसे ट्रांसफेरिन बोलते हैं। ट्रांसफेरिन के साथ ये बाइंड करेगा और कहाँ चला जाएगा, लिवर में और बोन मैरो में, ताकि दोबारा से ये यूटिलाइज हो सके आरबीसीज की प्रोडक्शन में, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में ये अपना काम दिखा सके। यहाँ पे एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको पता हो, मैंने तो बहुत कुछ करवाना है इंशाल्लाह। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये कहता है कि एक बंदा है जिसको क्या बीमारी है जी, ठहरे इसको लिख लेते हैं, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब आप ये कह रहे हो कि उसके पास आयरन की कमी है, इसकी वजह से उसको अनीमिया हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आयरन की कमी क्यों है। जब तक आप ये नहीं पकड़ोगे आप उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। मसलन आयरन क्या उसकी उसके फूड में आयरन कम है, चलो फूड में ठीक है, तो क्या आयरन जब आरबीसीज की ब्रेक डाउन होती है तो क्या आयरन अपनी उस जगह पे जाके पहुंचती है। मसलन एक फैक्ट्री है जहाँ पे जाके आपने चीज़ें बनानी हैं और आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत है जिससे आप कोई बड़ी प्रोडक्ट बना सको। अब जो आपका ट्रक है, जो आपकी गाड़ी है, जो उस छोटी छोटी चीज़ों को, जो पुर्जे हैं या जो भी है मटेरियल है, उसने उस ट्रक ने उन चीज़ों को उठा के फैक्ट्री तक पहुंचाना है। लेकिन वो ट्रक ही अपना काम नहीं कर रहा जी, ट्रक के टायर पंक्चर हो गए हैं, ये ट्रक अपना काम नहीं कर रहा, ड्राइवर ही नहीं है ट्रक का, तो वो ट्रक क्या आपका ट्रांसफेरिन है। उसने क्या करना है कि उसने आयरन को उठाना है और कहाँ पे लेके जाना है, लिवर में और बोन मैरो में, ताकि हीमोग्लोबिन की दोबारा से, ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा ख़त्म तो फिर कहानी ख़त्म, दोबारा से एचबी ने तो बनना है हीमोग्लोबिन ने। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपने ये याद रखना है। इसीलिए जो टेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि मैंने अभी हीमाटोलॉजी तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मेरी एक आदत है कि जो भी कुछ आ जाए मैं साथ साथ बताता हूँ। आप लोग टेस्ट करते हो लैब में, जो लोग लैब में काम कर रहे हो, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है, फेरेटिन और टीआईबीसी। टीआईबीसी स्टैंड फॉर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, कि कितनी आयरन जो है वो बाइंड करके आगे पहुंच रही है अपनी जगह पे और वो यूटिलाइज हो रही है। तो अगर आपका ये लो आ जाता है तो इट मीन्स आपने आयरन सप्लीमेंट्स नहीं देने उस मरीज़ को कि जी उसकी HB8 आ गई, आयरन डेफिशिएंसी है तो उसको आयरन दे जाओ, ऐसा नहीं करना। आप आयरन दे भी दो तब भी उसने ठीक नहीं होना मरीज़ ने। आपने किसको ठीक करना है, आपने जो ट्रांसफरिन लेवल है उसको ठीक करना है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, आगे चलें। नेक्स्ट है जी ग्लोबिन। तो ग्लोबिन प्रोटीन है और आपको पता है प्रोटीन के बेसिक यूनिट क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, तो जब ग्लोबिन की डिग्रेडेशन होगी तो क्या दोबारा से क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड्स, और वो दोबारा से यूटिलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कितना टाइम चाहिए होता है हीमोग्लोबिन को बिलोरुबिन बनने में। तो ये होता है जी 2 से 3 घंटे। ये एग्जैक्टली आपके टिपिकली जो पेपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं मैं वही आप लोगों को करवा रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट भी डिलीवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एल्ब्यूमिन एंड बिलोरुबिन। अब ये भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाता है। देखिए इसका क्या रोल होता है। जो एल्ब्यूमिन है ना, ठहरे मैं इधर लिख लेता हूँ, बिलोरुबिन टू लिवर, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ बाय एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो बिलोरुबिन के साथ बाइंड करती है और उसको लिवर में लेके जाती है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी बिलोरुबिन है उसको आप क्या नाम देते हो, अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड भी बोलते हो और इसका एक और नाम भी याद रख लो, इनडायरेक्ट बिलोरुबिन। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड का मतलब ये है कि यहाँ पे ये वाटर सोलुबल अभी नहीं है, अभी ये यूरिन में जो है वो नहीं जा सकती। तो यहाँ पे बिलोरुबिन को कौन बाइंड कर रहा है, एल्ब्यूमिन। अब अगर वो लोग ना जिनको हाइपो एल्बुमिनीमिया होता है, हाइपो एल्बुमिनीमिया किस केस में होता है वैसे, ये भी देख लेते हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट किया लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ लेके चलना चाह रहा हूँ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये होता है कि इसमें एल्ब्यूमिन यूरिया होता है। ठीक है, मतलब यूरिन में एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में वो एल्ब्यूमिन कम हो जाता है। उसको बोलते हैं हाइपो एल्बुमिनीमिया। क्या बोलते हैं, हाइपो एल्बुमिनीमिया। अब जिन लोगों को हाइपो एल्बुमिनीमिया होता है उस केस में भी जो बिलोरुबिन है वो लिवर तक नहीं पहुंच सकेगी। तो आप ऐसे यहाँ पे आप डिफरेंशियल डायग्नोज करोगे कि देखिए जी मे भी इसको अब देखिए ना, अब एक बंदे का
बिलोरुबिन लेवल बहुत हाई है अनकॉन्जुगेटेड, जिसको आप इनडायरेक्ट बोल रहे हो, तो आप उसको उसके आपके जहन में क्या क्या आ सकता है? आपके जहन में पहली चीज़ तो यह आएगी कि मे बी इसके आरबीसीज जो हैं वो टाइम से पहले टूट रहे हैं, मतलब 120 दिन से 70 60 50, कोई हो सकता है कोई वैनम है या हीमोलिटिक अनीमिया है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आरबीसीज को टाइम से पहले ब्रेक डाउन कर रहा है। दूसरा आपके जहन में ये भी आ सकता है कि ठीक है 120 डेज पे आरबीसीज की ब्रेक डाउन हो रही है, तो फिर बिलोरुबिन बढ़ क्यों रहा है? इसको तो लिवर में जाके अपने प्रोसेस से निकलना है और आगे जाके यूरिन में और फीसेस में निकल जाना है। फिर आपके जहन में आएगा कि चलो इसका हम यूरिन आर ई परफॉर्म करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? यूरिन आर ई। यूरिन आर ई मीन यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। अच्छा, उसमें आप जब देखते हो तो उसमें आपको अगर एल्ब्यूमिन मिल जाती है या कास्ट मिल जाती है, वो भी प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं, उसका आप आर एफ टी देखोगे, रीनल फंक्शन टेस्ट, आर एफ टी। अभी मैं डिफरेंशियल पे उस तरह से नहीं आ रहा, अभी बहुत बेसिक पे हूँ मैं, याद रखिएगा, हमने बहुत डिटेल में जाना है चीज़ों के, पूरा आपको टेक्नोलॉजिस्ट और डॉक्टर बना के रखना है, ठीक है। अब उसका आर एफ टी करेंगे, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल देखेंगे, किडनी ठीक काम कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा है कि उसकी एल्ब्यूमिन ही नहीं है तो फिर उसका ताल्लुक जाके लिवर और बिलोरुबिन से जाके निकलेगा, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एल्ब्यूमिन वो जो गाड़ी है जिसने बिलोरुबिन को पकड़ के लिवर में जाके छोड़ना है कि भाई ये आपके पास बिलोरुबिन आ गई है, अब इसकी कॉन्जुगेशन करो, इसको वाटर सॉल्युबल बनाओ और फिर इसको हम आगे निकाल दें, बॉडी से फारिग कराएं, क्योंकि ये वो पिगमेंट है जो बॉडी में रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये जो आंखें पीली हो जाती हैं, इसको येलोइश डिस्कलरेशन का नाम आप देते हो, पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है आपके कॉर्निया स्क्लेरा वगैरह यहाँ पे, तो वो आपने उससे बचना है। तो उसके लिए आपको गाड़ी क्या है? एल्ब्यूमिन है जो लेके जा रही है। एक हमने और गाड़ी की बात की थी, वो ट्रांसफेरिन थी, वो आयरन को लेके जा रही थी। दूसरी गाड़ी एल्ब्यूमिन है जो बिलोरुबिन को लेके जा रही है। तो आपकी बॉडी में अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो फिर क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलोरुबिनीमिया फेस करोगे आप लोग। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बिलोरुबिन एंड लाइगेंडिन। ये आपने शायद नाम फर्स्ट टाइम भी सुना हो। लाइगेंडिन क्या होती है? देखें, लिवर तक तो पहुंच गया ना बिलोरुबिन, अब लिवर में भी आगे कुछ होना है, तो ये भी क्या है? दिस इज कैरियर प्रोटीन। इसको आप क्या नाम देते हो? कैरियर प्रोटीन। ये क्या करता है कि ये एक अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन को, ठहरे मैं लिख लेता हूँ, इसको ख़त्म ही कर दें, यहीं पे लिख लेता हूँ। अनकॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन को कहाँ किसके साथ, उसके साथ बाइंड कौन कर रहा है? लाइगेंडिन। लेके कहाँ जा रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि आपके लिवर में जो सेल्स हैं वहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ लेके जाएगा, और वहाँ ये क्या करेगा? इसकी कॉन्जुगेशन करेगा। अब बात समझ आ रही है कि मसलन एल्ब्यूमिन थी, एल्ब्यूमिन बिलोरुबिन को लिवर में लेके आई, लेकिन लिवर में जाके फिर भी कॉन्जुगेशन नहीं हुई, तो आप क्या समझोगे क्यों नहीं हो रही? आप ये समझोगे कि शायद उसके लाइगेंडिन में कहीं प्रॉब्लम है। लाइगेंडिन में प्रॉब्लम की वजह से जो बिलोरुबिन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक नहीं पहुंच रही, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद है, उसे क्या नाम देते हो? UDGPT। इससे बनता क्या है मैं इसको लिख लेता हूँ, काफ़ी लंबा नाम है, यूरिडाइल। मैं ये बताता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। यूरिडाइल डाई फॉस्फेट ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफिरेज, ठीक है। ये जो लोग FSC MLT करते हैं उनसे तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और अगर 10 लोग वाइवा दे रहे हैं 10 से 10, यही 10 से ही पूछा जाएगा कि जी क्या कौन सा एंजाइम है जो बिलोरुबिन की कॉन्जुगेशन करेगा, उसको वाटर सॉल्युबल बनाएगा। तो ये है UDPGT। अब UDPGT है ना, मैं जी लिख रहा हूँ। अब अगर यहाँ तक पहुँचना है बिलोरुबिन में ने, तो उसको क्या चाहिए? उसको लाइगेंडिन चाहिए। अगर लाइगेंडिन नहीं है तो ये बेचारा अपना क्या काम करेगा? ये तो अपनी जगह बैठा रहेगा। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हमने कैरियर में 2-3 चीज़ें देखी। जब हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन होती है तो 3 चीज़ें बनती हैं, हीमोग्लोबिन, हीम ग्लोबिन और आयरन। और आयरन की यूटिलाइजेशन कैसे होती है? ट्रांसफेरिन उसको कहाँ लेके जाती है? लिवर और बोन मैरो में। फिर मैंने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कॉन्सेप्ट दिया। ग्लोबिन की हमने बात की, अमाइनो एसिड में डिग्रेड हो जाएगा और वो रीयूटिलाइज हो जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 घंटे इस प्रोसेस में, ये जो हीमोग्लोबिन से बिलोरुबिन बनती है। फिर एक और हमारे पास गाड़ी या ट्रक है, दिस इज़ एल्ब्यूमिन, जो लिवर तक लेके जा रहा है बिलोरुबिन को, कहाँ से? ब्लड से, ठीक है। उसके बाद एक और हमारे पास ट्रक या गाड़ी है, दिस इज़ लाइगेंडिन, जो कि लिवर में तो बिलोरुबिन पहुंच गया, लेकिन उसको अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक लेके जाना है और वहाँ पे इसकी कॉन्जुगेशन होनी है, क्योंकि वहाँ पे कोई इसका इंतज़ार कर रहा है, और वो जो कोई है वो
UDPGT है, यूरिडाइल डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज। ठीक हो गया जी। अच्छा स्टूडेंट, इसको ना लेक्चर को मैं यहाँ तक रोकता हूँ क्योंकि 30 मिनट हो गए हैं, आप लोग तंग हो जाओगे कि काफ़ी लेंथी लेक्चर है। तो इंशाल्लाह जो बाकी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगा कि आगे अब बिलोरबन के साथ क्या होता है, आगे क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज़ और, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये पेपर बेस्ड हैं, वाइवा बेस्ड हैं। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत डिटेल से दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन बना के चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि आपको और आसान। लेकिन जब स्टूडेंट को क्वेश्चन देते हो ना कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, ये हमारी बचपन से आदत है, छठी सातवीं आठवीं से बनी होती है। क्वेश्चन और आंसर मिल जाए तो हम बड़े इजी फील करते हैं कि ठीक है जी। जब आप किसी को चार चार पैराग्राफ करवा दो, उसे समझ नहीं आती पेपर में क्या आएगा, लिखूंगा क्या, बोलूँगा क्या। तो इसलिए मैंने आपकी साइकी देख के स्टूडेंट्स की, क्योंकि मैंने 4 से 5 साल मैंने टीचिंग की हुई है, तो मुझे पता है कि आपकी साइकी क्या होती है, तो मैं क्वेश्चन बेस्ड चीज़ें दे रहा हूँ। ठीक है जी, चलें कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।